हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। और यदि आपको क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करना है, अपने घर से, अपने स्टडी रूम से करना है, तो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, IUPAC पे वीडियो है मेरे समस्त, आप उनको देखिएगा। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनको हिंदी में कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव अथवा आवरण प्रभाव। तो अधिकांशतया ये परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, या अंग्रेजी में भी लिख दिया जाता है शील्डिंग प्रभाव की व्याख्या कीजिए, समझाइए। ये शील्डिंग प्रभाव क्या होता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, 40 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, और मैंने ये स्केच पेन अपने आंखों के सामने इस तरह से लगा लिया है। तो ये स्केच पेन मुझे देखने में, मेरे विजन में कुछ न कुछ बाधा खड़ी करेगा, अर्थात इसको क्या करे, परिरक्षित कर देता है, मेरा बाधा कर देता है। तो यही शील्डिंग प्रभाव है। तो अब मैं आपको बताने शील्ड की 2 प्रकार के परमाणु हैं। पहले शील्डिंग प्रभाव को बताने के लिए आपको परमाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु और एक बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु। तो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु तो केवल एक हाइड्रोजन ही होता है, इसके अलावा जितने भी परमाणु हैं वो सभी बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु होते हैं। एक चीज, अब जब हम एकल परमाणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, तो यहां पर यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा डायरेक्टली आकर्षित किया जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिरक्षण या शील्डिंग प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव नहीं है। लेकिन इसके अलावा हीलियम में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम 2He मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोष होता है, तो इसमें भी कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद में लिथियम मान लो 3 नंबर है, 2 1 है, तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यहां से परिरक्षण प्रभाव, यहां पर हमें परिरक्षण प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से लिथियम के बाद में मान लो मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैं 12 नंबर ले लेता हूं, 2 8 8 2, तो यहां तो और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ गए। और उसके अलावा मान लो मैं पोटेशियम 19 ले लेता हूं, 2 8 2 12 एक परिरक्षण, और पोटेशियम ले लेता हूं तो 2 8 8 और 1 हो जाते हैं। मैग्नीशियम 2 8 2, यहां ये इलेक्ट्रॉन जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं के मैंने उदाहरण दिए। अब ये मैं आपसे एक क्वेश्चन और यहां पर करना चाहता हूं कि परमाणु के अंदर जो बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु हैं, यहां मैग्नीशियम में कुल 12 इलेक्ट्रॉन हैं, पोटेशियम में कुछ कुल मिलाकर के यहां 19 इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिक के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, और सभी ऋण आवेशित हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हैं, तो ये समस्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको से ये पूछा जाए कि बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो फिर वो परमाणु में स्टेबल कैसे हैं, परमाणु में कैसे रुके रहते हैं, वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग जाते, अर्थात परमाणु मॉडल फिर बनता कैसे है।
तो फिर यहां आपको दोबारा इसको बताना पड़ेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षित है। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, तो ये इलेक्ट्रॉन सबके सब दूर क्यों नहीं भाग जाते? अब आपको यहां पर दो बातें बतानी है, एक तो आकर्षण बल और आकर्षण, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है क्योंकि माइनस माइनस है। अतः आपको यह कहना पड़ेगा कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो टोटल कुल आकर्षित बल है वह प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा क्या चीज है, ज्यादा होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थिर रह सकते हैं परमाणु में। तो ये तो मैंने आपको अलग से कोई बात बता दी, मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना मैं ये एक बात को बताऊं कि यदि इस प्रकार की बात आपसे पूछा जाए, कोई पूछ ले कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे क्यों नहीं होते, तो ये भी अब तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणु और बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु। बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु में जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी परमाणु में रुके रहते हैं। उसका कारण क्या है कि नाभिक उनको अधिक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मैं बताता हूं कि ये शील्डिंग प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसको समझिए कि ये एकल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बताया, तो इसमें तो यहां ये इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के द्वारा सीधा का सीधा अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं में क्या होगा, ये मैंने उदाहरण लिए हैं, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए केवल यहां से दो कोष बनाए हैं। इसको मैं बाह्यतम कोष कहूंगा, तो यहां मैंने नाम लिख दिया है बाह्यतम कोष, और इसको मैं कहूंगा आंतरिक कोष। ये आंतरिक कोष है। आंतरिक कोष में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन और ये बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन अब आप सोचें कि ये इलेक्ट्रॉन तो क्या चीज है, डायरेक्ट इसके बीच में है, इस डायरेक्ट है, अर्थात इस नाभिक का और इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट आकर्षण है, सीधा आकर्षण है, कोई चीज इसके बीच में नहीं आ रही है, कोई आ रही है। लेकिन ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस आंतरिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवरित कर लिया जाता है, परिरक्षित कर दिया जाता है। क्या नाम रखेंगे आप? परिरक्षित कर दिया जाता है। मैंने नाम लिख दिया है इसका, क्या आप नोट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज, बाह्यतम कोष वाला इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षित कर लिया जाता है। इसलिए नाभिक अपने का आकर्षण बल जो होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नाभिक जो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण प्रभाव है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण प्रभाव उसकी तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसी प्रभाव को क्या कह दिया जाता है? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब आप ये सीधा करेंगे कि इसके जब बतलाएंगे इसको, तो यूं कहेंगे कि आंतरिक कोष में के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण प्रभाव पड़ता है वो कम होता है। वह क्या होता है? कम होता है। और जिस प्रभाव, इसी के कारण से इसको परिरक्षण प्रभाव कह दिया जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि ये जो आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उस बाह्यतम कोष को परिरक्षित कर लिया जाता है। इस प्रकार से यहां पर एक शब्द और उत्पन्न होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ENC बोलते हैं। ENC ये बार बार आएगा आपको। ENC क्या होता है? प्रभावी
प्रभावी नाभिकीय, नाभिकीय आप नोट कीजिए, आवेश, ये हिंदी में लिख दिया। ई का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहेंगे? तो वही कह देंगे कि बाह्य आंतरिक कोश के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, और ये कम हो जाता है। अब आप समझते हो ये प्रभाव आवेश कम कैसे हो जाता है? समझो, मैं बताता हूं कि मान लो मेरे पास क्या है कि 10 विद्यार्थी बैठे हैं, यहां पर सामने 10 विद्यार्थी बैठे हैं और मेरी पर कंट्रोलिंग पावर पूरी है, फिक्स है, तो मैं उन 10 विद्यार्थियों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन अब यदि यहां पर विद्यार्थी 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, तो मेरी कंट्रोलिंग पावर तो निश्चित है, लेकिन पीछे की बेंच पे जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको मैं उस प्रभाव से उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा जिस प्रभाव से मैं इन आगों को होगा। तो मेरा प्रभावी आवेश जो है, मेरा प्रभावी नियंत्रण जो है पीछे बैठे वाले बच्चों पर कम हो जाता है। ये बीच में जो बच्चे आ गए हैं इनसे कम हो जाएगा। इसी प्रकार से बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण से इसके ऊपर जो कोई नाभिक आवेश होता है वह कम होता है, और उस कम आवेश को ही क्या कह दिया जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश और शील्डिंग इफेक्ट आपको बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस में सोल्व करने में बहुत मदद करेंगे। इसको याद रखना। आगे मेरे आने वाले वीडियो में जब भी मैं आपको इनके परमाणु आकार की बात बताऊं और बताऊं, तो इस समय आयनिक आकार की बात बताऊं, तो उस समय ये दोनों बातें आपके बहुत काम आएंगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश और ये। तो आशा करता हूं आप ये शील्डिंग प्रभाव और परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया है उसको बताना चाहता हूं, और वो जो टॉपिक है वो क्या चीज है कि अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक। अर्धपूर्ण कक्षक कौन होते हैं? P3, D5 और DF7। पूर्ण भरे कक्षक P6, D10 और F14। हम अमूमन ये कह देते हैं कि ये अधिक स्थायी होते हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो ये अधिक स्थायी हो जाते हैं, अर्थात ये फिर क्रिया में भाग कम लेते हैं, इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। और इसका मैंने एक अपवाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया। मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम 24 है, ये क्रोमियम, और क्रोमियम को हम क्या करते हैं कि अहबो के नियम से यदि हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 प्लस 4 और यहां 2 कर देंगे, अर्थात यहां पर जब इसको लिखेंगे 3s2 3p6 3d4 3d4 और यहां पर 4s2 करते हैं। तो ये टोटल 28 8 16 18 22 24, राइट। तो 3s2 3p3 3d4 और 4s2 लिखते हैं। ये किसके नियम से है? अहबो के नियम से है। लेकिन फिर हम इसको अपवाद में पढ़ते हैं। जो सही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये तो आप Sc3s2 3p6 लिखेंगे और 3 ये 3d है, यहां 3d ये 3 यहां 3p सॉरी यहां p6 करेंगे आप और यहां 3pd4 3d5 करेंगे अब आप। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है और ये 4s1 हो जाता है। ये राइट है और ये गलत है। 4s2 यदि आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3s2 p6 3d5 4s1।
अब आप ये कहते हैं, अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि D5 जो होता है अर्धपूर्ण अवस्था में आ गया है, अर्धपूर्ण अवस्था में आ गया है। अर्धपूर्ण अवस्था को ग्रहण करने के लिए, स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए ये अपने आप को D5 बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेता है और स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप 3d5 4s1 करेंगे। तो ये मैंने कहीं पीछे आपको पढ़ाया था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये अधिक स्थायी क्यों होते हैं। दो कारण होते हैं, दो बिंदु हैं अधिक स्थायित्व के, ये मैंने पहले से लिख रखे हैं। कौन कौन से दो बिंदु हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉन्स का सममित वितरण, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको हिंदी में आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण, एक बात। दूसरा मैंने क्या लिखा है? विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। इसको क्या कह दिया जाता है? तो दो बिंदुओं के आधार पर आपको ये समझाना है। पहला, सममित वितरण क्या होता है? तो D5 में ये जैसे मैंने D5 बना रखा है, किसी 3d5 है मान लीजिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों कक्षक ऊर्जा में बराबर हैं, पांचों कक्षक ऊर्जा में बराबर हैं। इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। प्लीज नोट कीजिए मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोला जाता, क्या बोला मैंने? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यदि आपको ये पूछा जाए कि डी, ये हिंदी में, वैसे तो हिंदी में तो कहेंगे तो समान ऊर्जा वाले, लेकिन अंग्रेजी में जब आपसे पूछा जाएगा डीजेनरेट, वैसे लिख देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहते हैं, तो आपको ये बताने हैं कि किसी एक उपकोष के, डी उपकोष ले लो, एफ उपकोष ले लो, पी के ले लो, पी उपकोष के pxy pz, डी उपकोष के dx dy z zx एटसेट्रा, ये इनके उपकोष होते हैं। एक उपकोष के समस्त कक्षक ऊर्जा में बराबर होते हैं, जिन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये pxy pz, ये मान लो 3 हैं, तो ये 3 हो गए आपके px py और pz, ये तीनों ऊर्जा में बराबर है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और यहां पर मैंने d5 के बना रखे हैं, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स ऊर्जा में बराबर हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ये पांचों इलेक्ट्रॉन एकल अवस्था में है, हर एक कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में चक्रण कर रहे हैं। तो इनमें सिमेट्री है, इनमें सममितता है, और सममितता होने के कारण से ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं। एक जैसे कहते हैं कि सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी, वेयर देयर इज ए सिमेट्री देयर इज ए स्टेबिलिटी, अर्थात सममितता जहां पर होती है, इसलिए सममित होने के कारण से ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉन स्पिन सबका एक जैसा इसके लिए स्पिन है, और एक जैसा होने के कारण से पहला कारण तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो कारण बता दिया है। दूसरा कारण विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। ये विनिमय ऊर्जा यहां परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स में कहां आएगी? तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, मान लो मैंने p का ले लिया है, ये p ले लिया है, यहां लिया मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन p में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से मैं विनिमय ऊर्जा बाद में बता रहा हूं, पहले मैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय।
यहां लिख रहा हूं मैं, आप नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय, ये बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों का विनिमय क्या होता है? समान डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, इसको विनिमय कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, अर्थात ये अपना समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना विनिमय कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और जब वो स्थान परिवर्तन करते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा रिलीज छोड़ देते हैं। ऊर्जा छोड़ेंगे तो ऊर्जा में कमी, कुल ऊर्जा में कमी आएगी, तो उस जो ऊर्जा उनके द्वारा त्याग की जाती है उसको विनिमय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं। फिर समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, टाइम बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मेरी बात को समझिए कि इलेक्ट्रॉनों के विनिमय होने के कारण से ऊर्जा उत्पन्न होती, निकल जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। इस कम हुई ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में, जब इलेक्ट्रॉन विनिमय करते हैं तो कुछ ऊर्जा को त्यागते हैं, कुछ ऊर्जा में कमी आती है, इस कमी ऊर्जा को क्या कह दिया जाता है? विनिमय ऊर्जा कहते हैं। और जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होगी, जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ही ऊर्जा में कमी होगी। और जब किसी में कमी हो जाती है, जहां कुल कमी हो जाती है, तो स्थायित्व बढ़ जाता है। यह सिद्धांत है इसका। अर्थात किसी सिस्टम की यदि ऊर्जा में कम हो जाती है तो उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इसलिए विनिमय ऊर्जा जो होगी, तो विनिमय ऊर्जा होने से ऊर्जा में कमी आती है, कमी आने से स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अब समझो कि विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होने से तो स्थायित्व बढ़ रहा है, तो विनिमय होने के चांसेस कहां पर ज्यादा हैं? दो प्रकार के होंगे ना। मान लो ये मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि यहां पर ये डी है और डी में क्या चीज है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों का कंपेयर करके बता रहा हूं आपको कि मान लो ये 5 है, पूरा भरा वाली, अर्धपूरित नहीं है, ये D3 पोजीशन है, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें विनिमय होने के कितने चांसेस हैं? ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, तो 2 विनिमय हो गए, अर्थात दोनों यहां आ सकते हैं, वाइस वर्सा होंगे। तो उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां इससे के साथ तो विनिमय कर लिया इसमें, अब ये इलेक्ट्रॉन अकेला यहां आ सकता है, तो अधिकतम विनिमय कितने हो गए? यहां अधिकतम विनिमय 3 होंगे, इसलिए 3 टाइम्स ऊर्जा कम हो जाएगी। समझो मेरी बात को। लेकिन D5 में अर्धपूरित में देखो कितने विनिमय हो सकते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां 4 जगह जाएगा, चारों से विनिमय कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां ये जाएगा तो यहां आ सकता है, इसके साथ नहीं करेगा तो इसके साथ, इसके चांसेस पॉसिबिलिटी इसके साथ हो जाएगी, फिर इसके साथ नहीं करता तो पॉसिबिलिटी इसके साथ हो जाएगी, नहीं तो इसके साथ हो जाएगी। क्योंकि ये पांचों ऊर्जा में समान है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन चारों जो कक्षक हैं बाकी वाले, इनमें से किसी के साथ भी विनिमय कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी जो विनिमय की हो गई वो कुल कितनी हो गई? यहां से 4 टाइम्स हो गई, होने की जो पॉसिबिलिटी संभावना 4 हो गई। इस केस में अब मैं इसी इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो हो गया, अब ये यहां जाएगा, यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी विनिमय होने की कितनी है? 3 है, तो यहां से ये 3 कर देंगे। अब मैं इसी इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, आगे वाले को, इसकी पॉसिबिलिटी देखो कितनी है, इसकी तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो गई। अब मैं इसको लेता हूं, इसकी तो 1 ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए 1 हो, तो कुल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 4 + 3 + 2 + 1,
टोटल होगी 4 + 3 + 2 + 1 यानी टोटल 10 होगी। कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अर्ध भरे या पूर्ण भरे कक्षकों में विनिमय होने के अधिक चांस होते हैं, जिससे विनिमय ऊर्जा अधिकतम उत्पन्न होगी, रिलीज हो जाएगी, और जिसके कारण से कुल ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण से कुल ऊर्जा में कमी आती है। अतः D5 अर्धपूर्ण, एक उदाहरण से आप बता सकते हैं, अतः अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो ये मैंने 2 बिंदु आज आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आप बार बार समझना, जितनी मेरे से कोशिश हुई मैंने समझाने की कोशिश की है। मेरे ये वीडियो अधिकांश मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो यही है कि जो विद्यार्थी अपने घरों से, घर पे, रूरल एरिया में घर पे बैठे हैं, जो सिटीज में जाकर के कोचिंग में अध्ययन नहीं कर पाते, उनको कोई नहीं होता, उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो बनाने मैंने चालू किए हैं, और ये वीडियो मैं बनाता चला जाऊंगा जहां तक मेरे से बनते चले जाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इन वीडियो को अपने उन दोस्तों से, उन साथियों से शेयर कीजिए जो कि घर पर बैठे अपना अध्ययन कर रहे हैं। शायद उनको इन वीडियो से बड़ा लाभ होगा, समझेंगे, अपना घर पे बैठ के आराम से, चाहे खेत में हो, खेत में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम मिला तो मेरा वीडियो देख करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। जब भी 10 मिनट का कोई समय मिलता है तो एक वीडियो को देख लो, तो आपको केमिस्ट्री का एक वीडियो आ जाएगा। आशा करता हूं आप इसकी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने साथियों को बताएंगे, और इसको प्रारंभ से अंतिम तक देखें। दूसरी बात, स्टूडेंट्स और टीचर्स में क्या होना चाहिए कि इंटरेक्शन होना चाहिए। आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट के आधार पर और अपने वीडियो बनाने में सुधार करूंगा। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। फॉर टुडे, that's all for today. Thank you very much.